नमस्कार साथियों, आप सभी का श्री कुलम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया में निर्णय दिया है जिसके अंतर्गत चुनावी बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है, फिर हम देखेंगे इसका इतिहास क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों घोषित किया है। व्हाट इज़ द रीज़न वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सबसे पहली चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला कि चुनावी बॉन्ड जो है असंवैधानिक है। कहने का मतलब जो संविधान में आपके उपबंध दिया गया है उन उपबंधों के अंतर्गत जो मानक हैं उसमें जो है चुनावी बॉन्ड फिट नहीं बैठता। दूसरी चीज़, जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है ये होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो आप ये जानिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से धन उपकरण है। जैसे आपका वचन पत्र होता है वैसे ये धन उपकरण होता है। किसके लिए धन उपकरण है? यह है दलों के लिए, पार्टियों के लिए ये धन का उपकरण है। धन का उपकरण का मतलब यह है कि पार्टियां इसके माध्यम से चंदा एकत्र करती हैं चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। क्या इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हर पार्टी फंड को ले सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। चुनावी बॉन्ड लाने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो लाया गया था पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, कि जो भी पार्टियां हैं, जो भी दल फंड को प्राप्त कर रही हैं उसमें पारदर्शिता आए, कहीं गलत तरीके से या कोई इस तरह का फंडिंग ना हो जो देश की एकता अखंडता को बाधित करे। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी व्यवस्था शुरू की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत जो भी दल है, जो पार्टी है, क्या यह सभी दल इसको ले सकते हैं, सभी दलों को चंदा दिया जा सकता है, ये हम देखें। तो इसमें देखेंगे कि दल के अंतर्गत अगर बात करें कि किस किस दल को, किस किस पार्टी को जो है कोई व्यक्ति या कोई कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे सकता है, तो आप देखेंगे कि ये जो दल होगा, जिस दल को पैसा दिया जाएगा, और पैसा दिया किसके द्वारा जाएगा? या तो कोई व्यक्ति देगा या तो कोई कंपनी देगा। किसी भी पार्टी को जो पैसा दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा, वह किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा या तो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, और ये भारतीय होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जिस दल को हम पैसा दे रहे हैं, जो कंपनी दे रही है या कोई व्यक्ति दे रहा है, तो वही कंपनी या व्यक्ति जो है उस पार्टी को पैसा दे सकता है जो पार्टी पंजीकृत होगा। और पंजीकृत होने का मतलब है कि ऐसे नहीं पंजीकृत हो, बल्कि वह जो आपका चुनाव आयोग है उसके अंडर ये पंजीकृत होना चाहिए। एक हमारे देश में चुनाव से संबंधित आप कह सकते हैं कि एक अधिनियम है जिसको बोलते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसको कहते हैं पीआरए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। पीआरए एक्ट 1951 का है, और इस एक्ट के अंदर एक धारा है जिसको बोलते हैं धारा 29A। इसके अंतर्गत पार्टी जो है पंजीकृत होना चाहिए, उस पार्टी को मिलेगा। साथ ही साथ वह दल प्राप्त करेगा जिसको आप चंदा देना चाह रहे हैं, या कोई व्यक्ति देना चाह रहा है या कोई कंपनी देना चाह रहा है। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उस पार्टी को वही पैसा दे सकता है या वही दल पैसा को प्राप्त कर सकता है जो दल पिछले चुनाव में 1% मत प्राप्त किया हो। और यह 1% जो मत प्राप्त किया हो, या तो वह लोकसभा का चुनाव रहा हो या वह विधानसभा का चुनाव रहा। तो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में वह दल जो है 1% वोट प्राप्त किया हो, मत हासिल किया हो। साथ ही साथ वह रजिस्टर्ड होना चाहिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत। अब हम लोग ये देखें कि जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, पार्टियों को चंदा देते हैं। तो ये जो चंदा दिया जाता है, ये चंदा दिया जाता है 1000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ये बॉन्ड इशू होता है। 1 करोड़ रुपए से लेकर के 1000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए की संख्या में जो है या डिनोमिनेशन में आप जो है इशू कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत सबसे पहले 2017 के जो आपका वित्तीय विधेयक आया था, फाइनेंस बिल, उस समय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के कार्यकाल में जो है इसकी शुरुआत या नींव डाली गई थी। लेकिन सबसे पहले जो इशुएंस की बात करें, जो जारी किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, 2018 में इसको जो है जारी करना शुरू किया गया था। साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं है कि साल के 365 दिन कोई व्यक्ति या कोई कंपनी जाए और एसबीआई से खरीदे कि हमको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड दो, इस तरह का भी व्यवस्था नहीं था या नहीं है।
बल्कि आप कह सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू होता है यह साल के आप कह सकते हैं जो 4 क्वार्टर होते हैं, जैसे अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर हो गया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर हो गया। तो जो क्वार्टर शुरू होता है, जैसे मान लीजिए अप्रैल से अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर में जो अप्रैल का महीना होगा, इस महीने के जो शुरू के 10 दिन होंगे उसमें, ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर का जो महीना होगा, इसके जो जुलाई का महीना होगा उसके शुरू के 10 दिन, इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि साल में 4 बार इस तरह का समय आता है कि आप चुनावी बॉन्ड खरीद करके जो है किसी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। और ये जो चुनावी बॉन्ड खरीदा जाता है, इसके लिए एक ही बैंक को अधिकृत किया गया है या किया गया था, आप कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट, अभी जब सुप्रीम कोर्ट का आ रहा था तो उस SBI का जो कार्यकर्ता है, आप कह सकते हैं SBI बैंक का ही कर्मचारी जो है SBI सुप्रीम कोर्ट में जा कर के सारी चीज़ें प्रस्तुत कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे 1 दिन के अंदर पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि कितना अमाउंट का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को गया है। तो SBI ही अधिकृत किया गया था, एथराइज किया गया था कि इसको जारी करने के लिए। क्लियर? तो ये आपका इतिहास है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का। साथ ही साथ आप इसमें ये भी जान जाइए कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हमारे देश में या हमारी संसद में चर्चा चल रहा था और इसको जो है इसके माध्यम से पार्टी को चंदा देने की व्यवस्था की जा रही थी, तो इसको जो है इस फाइनेंस बिल के अंतर्गत लाया गया था। और फाइनेंस बिल में आप जानते हैं जो आपका मनी बिल होता है वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत मनी बिल की बात की गई है, और मनी बिल 110 में रखा गया है, और इस मनी बिल के अंदर ही इसको आपको कह सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी। तो जब मनी बिल के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड को रखा गया, तभी से आप कह सकते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सारी पार्टियां जो है शुरू से ही इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है विरोध कर रही थी। लेकिन फिर भी जो है सरकार ने इसको पास करवा लिया, और पास कराने के बाद जो है इस तरह का आपका चुनावी बॉन्ड का आप कह सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा सरकार जो है एकत्र करती रही या पार्टियां एकत्र करती रही। तो कहीं न कहीं ये भले पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो इसमें व्यवस्था है, खासकर अगर मान लीजिए कि हमको बीजेपी को पैसा देना है या कांग्रेस को पैसा देना है, तो ऐसी स्थिति में पैसा हम दे रहे हैं, जितना भी पैसा दे रहे हैं बीजेपी को या कांग्रेस को, पैसा तो पता चलता है कितना पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन यह पैसा किस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है ये पता नहीं चलता है। ये कह सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना पैसा बीजेपी को दिया या कौन सा व्यक्ति कितना पैसा कांग्रेस को दिया, यह बताया नहीं जाता था। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि एक ऐसे देश में जहाँ पे सारा काम संविधान के अनुसार चलता है, और ऐसे देश में अगर जिसके कह सकते हैं जनता के द्वारा सरकार बनाया जाता है, पार्टियों को वोट दिया जाता है और देश में सरकारें बनती हैं, अगर देश का नागरिक ही यह न जान पाए कि किस व्यक्ति के द्वारा किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया है, तो एक व्यक्ति जो कि सरकार बनाता है, कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार है, राइट टू नो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो संविधान के आप कह सकते हैं जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में सूचना का अधिकार, उसका उल्लंघन है। तो कहीं न कहीं जो चुनावी बॉन्ड है वो जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसका उल्लंघन है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको असंवैधानिक करार कर दिया। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट ने यह भी निर्णय देते हुए कहा कि जो चुनावी बॉन्ड है, कहीं न कहीं जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को फंड करता है तो निश्चित रूप से उसके भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं। तो कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होता है, अगर हम किसी पार्टी को पैसा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को अपने फेवर में करा सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल जो सिस्टम है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो संविधान के जो प्रावधान है, संविधान के मूलभूत उद्देश्य हैं, वो कहीं न कहीं उसके प्रतिकूल है। इन सारी चीज़ों को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आज की क्लास हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।